आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के प्राइम टाइम में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। हम लगातार देख रहे हैं कि मुद्दों से मुद्दों को भटकाने की कोशिश की जा रही है। जहां देश में कोरोना संक्रमणों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच चुकी है, तो वहीं 40,000 से ज्यादा लोगों को ठीक होकर के उनके घर भेज दिया गया है या अस्पतालों से उनकी छुट्टी कर दी गई है। तो वहीं 3,000 से ज्यादा जिंदगियां जो है वो मौत के आगोश में सो गई हैं इस कोरोना वायरस के चलते। पर मीडिया को जहां बात करनी चाहिए थी कि 20 लाख करोड़ का फायदा जो मजदूरों को है वो मिला या नहीं मिला, योगी सरकार क्यों मजदूरों को रोक रहे हैं, इसके ऊपर बात की जानी चाहिए थी। पर बीते कुछ दिनों से लगातार मीडिया चैनलों में बहस का मुद्दा बना हुआ है पाकिस्तान और तालिबान को लेकर के मीडिया ने जो कुछ खबरें चलाई और तालिबान ने जो आरएसएस के लिए क्या कुछ कहा क्या नहीं कहा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पर उससे पहले एक छोटी सी अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने पल पल न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल में दिख रहे बेल आइकॉन को दबाइए और चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि अब तमाम फिरका परस्त जो ताकतें हैं वो आपके पल पल न्यूज को खत्म करने पर तुली हैं, उसके वजूद को मिटाने पर तुली हैं, जिसको बचाने की जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ अब आप लोगों की है। कई सारी बदमाशियां हो रही हैं चैनल के साथ में, वो तमाम बातें मैं आपके सामने रखूंगा। फुर्सत से एक वीडियो बना करके बताया जाएगा कि क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पर सबसे बड़ी बात जो है, जिस मुद्दे को लेकर के मैं आप लोगों के सामने जुड़ा हूं, उस मुद्दे के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। तालिबान को लेकर के मीडिया ने एक खबर फैलाई, क्या खबर थी एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। तालिबान को लेकर सोशल मीडिया में कई दिनों से पोस्ट, फोटो आदि आ रहे हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि ईद के बाद तालिबान कश्मीर और भारत के मुसलमानों पर आरएसएस और बीजेपी हुकूमत की तरफ से किए जा रहे अत्याचारों की वजह से जिहाद शुरू करेगा। तालिबान की तरफ से इन पर सफाई आ गई है और जो कुछ सोशल मीडिया में आ रहा था उसको उन्होंने फर्जी गलत करार दिया है। तालिबान इस वक्त अमेरिका और उसके समर्थक 48 देशों को जंग में हराकर विश्व विजेता बन चुके हैं। अफगानिस्तान में पीछे 19 सालों से जारी अमेरिका जंग का खात्मा हो चुका है। वहां शर्तों के मुताबिक जो भी विदेशी सैनिक हैं वो अफगानिस्तान छोड़कर चले जाएंगे। आखिर तालिबान का नाम लेकर इस तरह की खबरों को क्यों फैलाया जा रहा है, ये अहम सवाल है। कुछ दिनों से भारत पाकिस्तान के बीच सीमा पर घमासान जारी है। उधर कोरोना ने दोनों देशों में कोहराम मचाया हुआ है। कोरोना की आफत के बीच सरहद पर भारी तनाव है। ये तनाव अभी और बढ़ने की उम्मीद है। पाकिस्तान की तरफ से वहां के रेल मंत्री ने एक बयान में कहा कि ईद के बाद भारत पाकिस्तान जंग हो सकती है। मंत्री के बयान को नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अभी तक कई बार ये कह चुके हैं कि भारत पाकिस्तान में कोई फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक जैसा हमला कर सकता है। इमरान खान के बयान को किसी भी सूरत में रद्द नहीं किया जा सकता है। उसकी एक वजह यह भी है कि वो पहले स्पोर्ट्समैन हैं, बाद में राजनेता। कोई भी खिलाड़ी बिना वजह के ऐसी बातें नहीं कर सकता है। इमरान खान के बारे में एक और अहम चीज है कि वो करप्ट नहीं है और झूठ भी नहीं बोलते हैं। बात तालिबान के भारत के खिलाफ जिहाद की खबरों को लेकर हो रही थी। अफगानिस्तान बीते 2 दशक से दुनिया विशेषकर एशिया की राजनीति की धुरी बना हुआ है। अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ फ्रांस, इजराइल, यूके, जर्मनी, स्पेन, इटली, सऊदी अरब, यूएई, भारत आदि मौजूद हैं। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान, ईरान, चीन, रूस, तुर्की हैं। और ईरान शुरू में अमेरिका के साथ था। जिस समय अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला बोला था, तब ईरान ने नॉर्थर्न अलायंस की मदद से अमेरिका सेना को अपने इलाकों से अफगानिस्तान में दाखिल करवाया था। इसके अलावा ईरान ने अफगानिस्तान के कई वॉर लॉर्ड्स से अमेरिका के संबंध बनवाए थे जो जंग में तालिबान के खिलाफ लड़े थे। फिलहाल ईरान और अमेरिका के रिश्ते बेहद खराब हैं। बता दें कि ईरानी हुकूमत और अमेरिकी हुकूमत के
खराब रिश्तों के बावजूद ईरान की गुप्तचर खुफिया एजेंसियों के संबंध अमेरिकी खुफिया एजेंसियों से बहुत अच्छे हैं और ये हमेशा से अच्छे रहते हैं। तालिबान भविष्य में अफगानिस्तान के शासक होंगे। अशरफ गनी या अब्दुल्ला तालिबान के रास्तों को नहीं रोक पाएंगे। तालिबान को इस समय पाकिस्तान, चीन और रूस की खुली और भरपूर मदद हासिल है। तालिबान की खबर सोशल मीडिया में आने की एक वजह और है, वो है भारत को लेकर विश्व में ये बताना कि कश्मीर और भारत के मुसलमानों पर भारत सरकार और आरएसएस जुल्म कर रही है। तालिबान का नाम जोड़ने की वजह से ये खबर हर देश की मीडिया में प्रमुखता से जगह पा जाएगी। भारत की चीन, नेपाल से तनातनी चल रही है। पाकिस्तान से हमेशा ही आपसी संबंध खराब रहते हैं। इस तरह भारत की पोजीशन इंटरनेशनल लेवल पर स्थिर नहीं रह सकेगी। अफगान तालिबान ने भारत और कश्मीर पर हमले के संबंधित ट्वीट का खंडन करते हुए कहा कि तालिबान दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप पर विश्वास नहीं रखता। ज्ञात रहे कि कुछ दिन पहले ट्विटर पर कतर में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के उप प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास इस्तनकज़ई के हवाले से विभिन्न ट्वीट्स घूम रहे थे। इन ट्वीट्स में कहा गया कि तालिबान ईद उल फित्र के बाद भारत पर हमला कर देंगे और कश्मीर में जारी जिहाद का हिस्सा बन जाएंगे। इसके अतिरिक्त ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि तालिबान ने भारत को वार्ता की पेशकश की है, किंतु तालिबान के प्रवक्ता ने ऐसे समस्त कयासों, विशेषकर भारत पर हमले की अफवाहों का खंडन किया है। तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रवक्ता सोहेल शाहीन ने ट्वीट कर कहा कि भारत के बारे में कुछ मीडिया जो बयान जारी हुआ है उसका तालिबान से कोई संबंध नहीं है। तालिबान की नीति स्पष्ट है कि वह दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। शेर मोहम्मद अब्बास इस्तनकज़ई ने भी अपने हवाले से घूम रहे बयान का खंडन करते हुए कहा कि उनका कोई ट्वीट अकाउंट नहीं है, जबकि अफगान तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने भी कहा कि इस बयान को कोई महत्व ना दिया जाए। ज्ञात रहे कि ये बयान इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे कि पिछले दिनों अफगानिस्तान के मामले में अमेरिका के विशेष दूत जलमई खलीलजाद ने भारत का दौरा किया था और इस दौरे को अफगान शांति प्रक्रिया की परिधि में बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जा रहा था। भारतीय मीडिया के अनुसार जलमई खलीलजाद के दौरे का मकसद भारत को ये संदेश देना था कि वह अफगान सरकार पर अपना प्रस्ताव प्रयोग करके तालिबान के बंदियों की रिहाई और अफगान शांति प्रक्रिया को तार्किक परिणाम तक पहुंचाने की भूमिका अदा कर रहे हैं। कभी के दिन बड़े कभी की रात 19 साल पहले अमेरिका ने पूरी दुनिया के साथ मिलकर अफगानिस्तान पर चढ़ाई की थी। दूसरी तरफ थे अकेले तालिबान। 54 मुस्लिम देश में से कोई एक भी तालिबान के साथ नहीं था। सिर्फ 5000 तालिबान थे और उनका मुकाबला विश्व की सुपर पावर अमेरिका और उसके मित्र 42 देशों से था। लेकिन वक्त कैसे बड़े बड़े ताकतवरों को सर झुकाता है, वो आज अफगानिस्तान में फंसे अमेरिका को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौता कतर की राजधानी दोहा में दस्तखत हो गया है। समझौते की तमाम शर्तें तालिबान के मुताबिक शामिल की गई हैं। इस समझौते में अमेरिका ने इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान तालिबान लिखा है। इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान को संयुक्त राष्ट्र मान्यता नहीं मिली हुई है, फिर भी ये समझौता कई तरह से ऐतिहासिक हैसियत का है। अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ ट्विन पावर अटैक को मुद्दा बनाकर हमला किया था। तालिबान की कोई हैसियत नहीं थी कि उनके पास सिर्फ 30,000 लड़ाके थे। हथियार लोकल फैक्ट्रियों के बने हुए थे। ज़्यादातर लड़ाके खेतों में काम करने वाले किसान मजदूर थे, जबकि अमेरिका और उसके बिरादर मुल्कों के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, बहुत अच्छे हथियार थे, भारी भरकम सेना थी। ये मुकाबला शेर और बकरी के मुकाबले जैसा था। हर कोई समझता था कि अमेरिका तालिबान को कुचल डालेगा, कुछ ही दिनों में तालिबान का नामो निशान तक मिट जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। तालिबान तादाद में बहुत कम थे, उनके पास साजो सामान नहीं था, लेकिन उनका तवक्कुल, भरोसा
अल्लाह पर था। ईमान पर कायम रहने वालों की मदद का अल्लाह ने वादा किया हुआ है कि जंग हुई, तालिबान लड़े, शहीद होते रहे, लड़ते रहे और वही हुआ जिसका अल्लाह ने अपने बंदों से वादा किया हुआ है। उसकी मदद से तालिबान ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया को खाक चाटने पर मजबूर कर दिया है। तो दोस्तों, आपने देखा कि तालिबान को लेकर के मीडिया ने खबर फैलाई। खबर को लेकर के शारिक अदिल यूसुफ इस पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं शारिक, आपसे साफ तौर पर जानना चाहूंगा कि जिस तरह की हरकत गोदी मीडिया ने की है, तालिबान और आरएसएस को जोड़ करके खबर पेश कर दी गई, क्या सच्चाई है इन खबरों में और क्या असर पड़ सकता है तालिबान और भारत के रिश्तों में? देखिए, तालिबान का जहां तक भारत के साथ रिलेशन की बात की जाए तो वैसा कोई खास रिलेशन है नहीं तालिबान के साथ, बल्कि आज तक हिंदुस्तान ने तालिबान को रिजेक्ट किया है, या रिजेक्ट नहीं कह सकते हैं कि हिंदुस्तान ने तालिबान के साथ किसी भी तरह की मीटिंग में बैठने से मना किया है, या अगर वो मीटिंग में बैठे हैं तो वो उतना ऑफिशियली इतना अप्रूव्ड काइंड ऑफ मीटिंग नहीं रहा है हिंदुस्तान की तरफ से कभी भी। लेकिन तालिबान ने इस वक्त दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है जब सुहेल शाहीन ने अपने एक ट्वीट में ये लिखा है कि हम ये मानते हैं कि कश्मीर हिंदुस्तान का आंतरिक मामला है और अंदरूनी मामला है। और उसके अलावा तालिबान, क्योंकि तालिबान से अगर रिलेशन समझना है हिंदुस्तान का, तो ये समझना जरूरी है कि तालिबान का हिस्ट्री क्या है और तालिबान का फॉर्मेशन के वजह से कैसा इफेक्ट पड़ा है ग्लोब पे और वर्ल्ड मैप पे। तो तालिबान अफगानिस्तान का एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप था, लेकिन सबसे पहली बात समझने की यह है कि तालिबान के ज्यादातर टीचिंग्स और ज्यादातर जो लर्निंग्स थी वो पाकिस्तान में ट्रेनिंग्स हुई थी। वहां से वो लोग निकल के वापस तालिबान गए थे और अफगानिस्तान गए थे, जहां पे तालिबान के फाउंडर्स ने मिलकर एक बहुत बड़ा सा ग्रुप फॉर्म किया था 50 स्टूडेंट्स के साथ अपने, और उसके बाद धीरे धीरे वो नंबर बढ़ के 50 से 15,000 हो गए थे। और लगातार अफगानिस्तान के अंदर ये इंटरनल वॉर की तरह से ये काम चल रहा था और इंटरनल वॉर के रूप में तालिबान ने लगातार अपनी आवाज को सामने रखा था। और ये कह सकते हैं कि तालिबान अपने देश के अंदर सोवियट्स के अगेंस्ट में, यानी रशियंस के अगेंस्ट में एक इंडिपेंडेंस के खिलाफ लड़ाई करने वाला ग्रुप था, एक इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई लड़ने वाला ग्रुप था। और उनका कहना यह था कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी, यानी उस वक्त की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी, वो लगातार अफगानिस्तान और इस्लामिक जो आइडियोलॉजी है उसके अगेंस्ट में जाके एक नेशन फॉर्म कर रही है। और वो नेशन में जिस तरह का लोगों को हक मिलना चाहिए और जिस तरह के आगे के पोर्ट्रेल्स होने चाहिए और जिस तरीके से गवर्नमेंटशिप चलनी चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहा है। तो कैरल हिलब्रांड, जो कि ब्रिटेन के एक बहुत बड़े प्रोफेसर भी हैं, उन्होंने भी ये चीज लिखी थी कि वेस्ट का बहुत बड़ा हाथ है तालिबान का सोवियट्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़ने में। तब फिर सवाल ये खड़ा होता है कि तालिबान एक आतंकवादी गिरोह कब बना? तो तालिबान आतंकवादी गिरोह, अब ये समझना जरूरी है कि तालिबान को एज पर आतंकवादी गिरोह का नाम कभी दिया नहीं गया, लेकिन तालिबान से निकलने वाले कई ग्रुप जैसे अलकायदा था और वैसे ही और कई ग्रुप्स वहां से निकले थे, जिनकी वजह से तालिबान को एक आतंकवादी ग्रुप की नजर से देखा जाना शुरू हुआ। लेकिन यह भी सच है कि तालिबान एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था जिसका 94 to 96 में एक मिलिशिया के रूप में काम करती थी। फिर उसके बाद 96 से लेकर 2001 तक वो गवर्नमेंट के रूप में काम करती थी। जब 2001 में यूनाइटेड स्टेट्स में 9/11 का अटैक हुआ था, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में प्लेन अटैक्स हुए थे, तब अलकायदा पे नजर गई थी और तालिबान से नजर हटी थी पहली बार। उसके बाद लेकिन समझने वाली बात यह है कि 2002 से लेकर आज तक, यानी प्रेजेंट टाइम तक, तालिबान एक इंसर्जेंस ग्रुप की तरह है। यानी आप ये समझिए कि अपने देश के अंदर इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ने वाला एक ग्रुप है जो कि वायलेंस और वेपन्स का इस्तेमाल करता है अपना हक की लड़ाई लड़ने के लिए। लेकिन एज सच किसी इनोसेंट को मारने का तालिबान में कोई खास इस तरह का मुद्दा नजर नहीं आया है कभी, और तालिबान ने हर बार कोशिश की है कि वो डिप्लोमेटिकली भी आगे बढ़े। अब हिंदुस्तान के साथ तालिबान का रिलेशन कैसा है और क्यों खराब होता है या क्यों नहीं उस लेवल पे है जैसा और देशों के साथ तालिबान का इस वक्त है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह है कि क्योंकि तालिबान की ज्यादातर ट्रेनिंग जो है वो पाकिस्तान में हुई, तो हिंदुस्तानी गवर्नमेंट और हिंदुस्तानी डिप्लोमेट्स ने तालिबान के साथ उस तरीके से रिलेशन बनाने की कभी कोशिश भी नहीं की। और दूसरी वजह यह थी कि तालिबान क्योंकि आतंकवादी गिरोह की तरह हमेशा से सामने रहा, तो ये भी एक वजह थी कि हिंदुस्तानी डिप्लोमेट्स ने वहां से उतना रिलेशन बनाना और खास के ओपन रिलेशन बनाना जरूरी नहीं समझा। लेकिन जरूरी बात यह है कि DIA यानी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का ये कहना है आज भी कि पाकिस्तान तालिबान का इस्तेमाल जरूर कर सकता है हिंदुस्तान के खिलाफ किसी नीति को चलने के लिए, लेकिन एज सच हिंदुस्तान और तालिबान का रिलेशन ना खराब है ना अच्छा है, मगर न्यूट्रल में है। मगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो तालिबान का पाकिस्तान के साथ काफी अच्छा रिलेशन है, और ये वजह है कि हिंदुस्तान और तालिबान के बीच में वैसा कभी बन नहीं पाया नदीम। तो शारिक हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे और मैं ऐसी ही तमाम खबरों को लेकर के आप लोगों के सामने प्राइम टाइम में जुड़ता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया।